आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है, प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। और जल प्रदूषण, आज हम लोग इस टॉपिक में से जल प्रदूषण को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि प्रदूषण क्या होती है या प्रदूषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पॉपुलेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ contaminants into the natural environment, ठीक है, that cause adverse changes। यानी कि पॉपुलेशन प्रदूषण ऐसा चीज है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि प्राकृतिक वातावरण में अपना कंटेमिनेशन यानी कि विषैले तत्वों को फैला के विपरीत प्रभाव या विपरीत प्रभाव लाता है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने जैसे कि आपके घर के पास बहुत सी इमारतें होंगी और आप ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पे फैक्ट्रियां भी होंगी, या आपके छोटे मोटे घर के आसपास में क्या होगा, छोटी मोटी जो फैक्ट्रियां होती हैं। फिर आप घर से जब अपने स्कूल आते होंगे या कॉलेज या कहीं भी जाते होंगे तो रास्ते में देखते होंगे कचरा की पेटियां पड़ी हैं, कुछ कचरे उसमें पड़े रहते हैं और कुछ कचरे की पेटियों के बाहर कचरे फैले रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सी जगहों पे आप देखते होंगे कि प्रदूषण हो रहा है। अब उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि आज गांवों और शहरों के विकास के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मल मूत्र, कूड़े करकट और अन्य बेकार वस्तुओं आदि को विसर्जित करने की समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। बड़े बड़े औद्योगिक शहरों के कारखानों के जो त्याज्य पदार्थ हैं, यानी कि जो कारखाना में जो चीज पदार्थ जो भी मटेरियल बन रहा है, उस मटेरियल को बनने के बाद जो ऐसा पदार्थ बच रहा है जो उनके किसी काम का नहीं है, जैसे कि कारखानों से निकलने वाला धुआं, उनसे निकलने वाला जो लिक्विड रसायन होता है, केमिकल होता है, वो सब क्या है, ये दूषित होते हैं जो वातावरण को दूषित करते हैं। जैसे कि चिमनी से निकलता है जो धुआं, वो क्या करता है, सीधे वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ घुल मिल जाता है और वायु प्रदूषण करता है। और कारखानों से निकलने वाला जो जलीय तत्व होता है, जो कि केमिकल होता है, रसायन होता है और जो विषैले तत्व जो निकलते हैं और नालियों के द्वारा बहकर नदियों में जाके मिलते हैं, वो भी क्या करते हैं, नदियों के पानी को दूषित करते हैं। इसी इसी कारण वायु, जल, मिट्टी, ये तीनों अंगों में क्या करते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए कारखाने से धुआं ही निकल रहा है और कोई लिक्विड चीज नहीं निकल रही है, तो भी वो मिट्टी और जल को प्रदूषित कर सकता है। ये कैसे हो सकता है, जब धुआं निकलता है तो वो ऊपर आसमान में जाता है, आसमान में बादल होते हैं और वो क्या करता है, अन्य गैसों के साथ मिलकर बादलों में एकत्रित हो जाता है या वायुमंडल में ही रहता है। लेकिन जब बारिश होती है तो फिर यही जो केमिकल धुआं बन के ऊपर गया था, ये जल के साथ क्रिया करके नीचे गिरता है धरती पे। तो धरती पे अगर किसी भी जल के स्रोत पे गिरेगा तो उसको दूषित कर देगा। और यही जो बारिश होती है इसे क्या क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसे अनेक कार्य होते हैं जिसके कारण जो वातावरण है वो गंदा और विषाक्त यानी कि पॉइजनस होता जाता है और रहने योग्य नहीं रह जाता है। जैसे कि आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में पिछले साल 2019 में जब ये महामारी कोविड-19 वाली महामारी नहीं थी, उसके पहले क्या था कि वहाँ पे धुंध कोहरा छा जा रहा था, स्मॉग हो जा रहा था, पराली जलाने से आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से ये न्यूज़ बहुत आई थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, प्रदूषित हो जा रहा था वातावरण। और उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या की थी, ऑड और इवन व्यवस्था की थी कि जो ऑड नंबर की गाड़ियां वो इस दिन चलेंगी, जो इवन नंबर की गाड़ी हैं वो इस दिन चलेंगी, ठीक है। तो ये उन्होंने वहाँ पे एक इसका उपाय खोजा था, ठीक है। तो लेकिन जब इस तरह का वातावरण हम लोग नहीं बना पाते हैं कि प्रदूषण को रोका जा सके, तो वातावरण उससे असंतुलित हो जाता है और उसे ही क्या कहते हैं, ऐसे ही वातावरण को प्रदूषित वातावरण कहते हैं। साथ ही ऐसे पदार्थ या कारण जो वातावरण में असंतुलन उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रदूषक कहते हैं यानी पॉल्यूटेंट। जैसे कि कारखानों द्वारा निकलने वाला जो विषैला पदार्थ होता है वो क्या है, पोल्यूटेंट है, ठीक है, प्रदूषक है। और वो क्या कर रहा है, वातावरण यानी जल या मिट्टी में सीधे जाके उसको कंटामिनेट कर रहा है, दूषित कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव सभ्यता के निवास क्षेत्र यानी कि जहाँ हम रहते हैं और वातावरण में जीवन नाशक
विषाक्त पदार्थों के एकत्र होने से उत्पन्न असंतुलन की अवस्था को ही प्रदूषण कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले प्रतिकूल फेरबदल को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल अब गर्मी आ गई है, तो लोग एसी का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिए हैं। एसी के इस्तेमाल से क्या होता है, सीएफसी गैस निकलती है, जो कि ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। वो ओजोन परत को धीरे धीरे काटने लगती, क्षय करने लगती है, जिससे ओजोन परत पतली होती जा रही है, उसकी सघनता कम होती जा रही है। ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे हम लोग को बचाता है। जब वो जो उसकी लेयर है, ओजोन की लेयर जब वो पतली हो जाएगी, उसकी सघनता कम हो जाएगी, तो सूर्य से आने वाली जो लेयर है, जो रेज है अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमको बचा नहीं पाएगी। और फिर हमें क्या होगा, स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। आपने खुद गौर किया होगा कि इन दिनों जब से ये 2 महीने होने आ रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान आपने गौर किया होगा कि जो हमारे आसपास की वायु है, जो कि वायुमंडल में जो वायु है, जो हवा रोज बह रही है, जो हवा हम लोग रोज ले रहे हैं, वो काफी शुद्ध होने लगी है, क्योंकि सभी जो गाड़ियां हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम है, जितने भी औद्योगिक कारखाने हैं, सब बंद हैं। और उनसे निकलने वाला सारा धुआं जो था वो भी अब बंद हो गया, क्योंकि ये सब चल नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे जो नेचर है वो अपने आप को रीसेट कर रहा है और हवा शुद्ध हो रही है। ये आप लोगों ने भी गौर किया होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, मुख्य प्रदूषक क्या होते हैं, जो धूल होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो वाहनों से निकलता है, नाइट्रिक एसिड, पारा, लेड, लेड जो हम लोग की बैटरियां होती हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी हो गई या सेल हो गया, जो बैटरी उसमें लेड होता है, जिंक, कैडमियम, बेंजीन, ईथर, जो हम लोग कीटाणुओं को और अन्य जो कीटनाशकों को मारने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड, ठीक है, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक आदि प्रदूषण से पर्यावरण के सभी घटक एक समय में प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग कारणों से भिन्न भिन्न भाग प्रदूषित होते हैं। अब देखिए, ये 3 तरह के होते हैं मुख्यतः, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और जल ही क्या है, जीवन की आवश्यकता है। बिना पानी के तो हम बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। हर चीज में हमको पानी चाहिए। हमारी बॉडी में भी क्या है, पानी का भाग सर्वाधिक है। और पृथ्वी पे भी क्या है, सर्वाधिक मात्रा में पानी ही पाया जाता है। तो जल जीवन की आवश्यकता है, लेकिन अगर जल कंटामिनेट हो जाए, दूषित हो जाए, तो वो जीवन ले भी सकता है, यानी कि जीवन पे खतरा भी आ सकता है। तो जल को प्राप्त करने के 2 मुख्य सोर्स हैं। पहला है क्षारीय स्रोत, यानी कि जहाँ पे पानी में थोड़ा बहुत नमक या खनिज लवण मिले हुए हैं, जैसे समुद्र का पानी, नदी का पानी या झील का पानी। और एक होता है भूमिगत स्रोत, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर, जैसे कुएं हो गए, ट्यूबवेल हो गया, जैसे आपके घर में नल हो गया, या फिर आपने बोरिंग कराई होगी, उसमें मोटर लगाया होगा और वो टंकी में आप पानी भरते होंगे वो। ठीक है, आदि जल प्रदूषण से जीवों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब इसमें होता कैसे है कि अवांछनीय पदार्थों के जल में विद्यमान होने से जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तथा जल की सामान्य उपयोगिता नष्ट हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। अब हम सबके घर में फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी आता है वो प्रदूषित रहता है। चाहे वो सप्लाई का पानी आ रहा हो, चाहे हम भूमिगत स्रोत का पानी यूज कर रहे हो, वो क्या होता है, दूषित होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करके पीते हैं। सबके यहाँ फिल्टर लगा होता है। ठीक है, जल प्रदूषण के अब मुख्य स्रोत क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो जल प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, घरेलू अपमार्जक, यानी कि हाउस होल्ड डिटर्जेंट, जो हम लोग सर्फ ये सब यूज करते हैं। सर्फ और कपड़ा धुलने वाला जो साबुन होता है, बर्तन धुलने वाला जो साबुन होता है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, घरेलू अपमार्जक कहते हैं। तो घर में उपयोग किए जाने वाले अपमार्जक, कपड़े धोने वाले, बर्तन साफ करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के साबुन, सर्फ, ठीक है, आदि अपमार्जक होते हैं। ये अपमार्जक घरों से क्या होता है, नालियों के द्वारा तालाबों में मिलते हैं या फिर नदियों तक पहुंच के प्रदूषण फैलाते हैं। अब इन अपमार्जकों में क्या होता है, फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया के यौगिक और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, ये अपमार्जकों के द्वारा क्या होते हैं, जल में एकत्रित होते हैं। एबीएस यानी कि एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है,
से अम्लीयता बढ़ती है तथा जीवों के लिए हानिकारक होता है। अकार्बनिक फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के कारण शैवाल की जल में तीव्रता से वृद्धि करते हैं। इनकी वृद्धि से जल ब्लूम यानी वाटर ब्लूम बन जाते हैं। जब शैवाल मरते हैं तो इनके अपघटन के लिए O2 की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा अन्य जलीय जीवों के लिए जब ये जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो अन्य जलीय जीव क्या करेंगे, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे और उनमें जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। इन गतिविधियों के फलस्वरूप जलाशय में कार्बनिक पदार्थ अधिक तथा कम जल कम हो जाता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, अधिक होता है तथा जल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे यूट्रोफिकेशन यानी यूट्रिफिकेशन भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि वाटर ब्लूम क्या होता है। वाटर ब्लूम में क्या दिखाते हैं कि अकार्बनिक फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के कारण शैवाल जल में तीव्रता से वृद्धि कर लेते हैं। इनकी वृद्धि से जल बूम बन जाता है। ठीक है, कहते ना कि जल में ब्लूम आ गया है, यानी कि कोई चीज का बूम आया है, यानी उसकी वृद्धि बहुत तेजी से, यानी एक छत्र राज्य हो जाता है। फिर जब ये शैवाल मरते हैं तो इनके अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और जल से क्या होता है, सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, अधिकतर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बाकी जो प्राणी जो जलीय प्राणी वो तो जल में घुलित ऑक्सीजन ही लेंगे। तो जब जल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो प्राणी ऑक्सीजन उतना ले नहीं पाएंगे और मरने लगेंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है वाहित मल यानी कि सीवेज, जो हम लोग घर में मल मूत्र का त्याग करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब बाहर भी आप जाते होंगे जहाँ पे लोगों को नहीं मिलता तो वो लोग तालाबों के पास बैठ जाते हैं या फिर नदियों के किनारे जाके करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, पानी जो जल है वो प्रदूषित होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जितना भी हम लोग मल मूत्र त्याग करते हैं वो हमारे सीवेज सिस्टम में जाता है और वो सीवेज सिस्टम फिर वापस क्या होता है, शहर से बाहर नालों के द्वारा पहुंचा दिया जाता है और वो नदियों में गिरता है। तो नगरों से निकला मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि की मात्रा जनसंख्या में वृद्धि के कारण सतत रूप से बढ़ती जा रही है। भाई जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा लोग सामान को यूज करेंगे, सामान को यूज करने से कूड़ा करकट बढ़ेगा, फिर मलमूत्र का त्याग भी पड़ेगा और ये सभी पदार्थ नाले नालियों द्वारा तालाब या झील में आकर प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन प्रदूषक, निलंबित ठोस या भारी धातु हैवी मेटल्स और तैलीय पदार्थ आदि हो सकते हैं। इनके कारण जल में अपघटकों असामान्य रूप से बढ़ जाती है, यानी जल में जो अपघटकों की मात्रा है वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिसे बीओडी अधिक हो जाती है। अब बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल भी लिखा है, इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। इसका ये मतलब है कि एक जीव का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कितना है, यानी वो जैविक जीव का ऑक्सीजन उसको सप्लाई कितनी चाहिए। तो बीओडी से क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये जो बीओडी प्रदूषक होते हैं यदि जल में मिल जाते हैं तो जल में जो ऑक्सीजन होती है उसको एक्यूपाई कर लेते हैं या उसको दूषित कर देते हैं, जिसके कारण जो जल में अन्य जलीय जीव हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं और वो मरने लगते हैं। तो बीओडी प्रदूषकों की मात्रा के साथ मतलब ये बढ़ने लगती है और कभी कभी प्रदूषित जलाशयों से दुर्गंध फैलने लगती है। जैसे देखे होंगे कि आपके यहाँ पे जब पानी वानी बरसता है और ऐसा कोई जगह जो आप नीचे है, निचला है और वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो थोड़ी दिन बाद देखिए उसमें सड़न आने लगती है, बदबू आने लगती है। अब ये क्या होता है, जल प्रदूषण के लिए डाफनिया तथा ट्राउट आदि मछलियां संवेदनशील होती हैं। यानी कि जैसे जल प्रदूषण होता है तो डाफनिया और ट्राउट जो मछलियां होती हैं ये क्या करती हैं, सेंसिटिव होती हैं जल प्रदूषण को लेके और अपना जो लक्षण है वो दिखाना शुरू कर देती है, जिससे हम लोग जान जाते हैं कि इस पानी में जल का प्रदूषण है। अब तीसरा है औद्योगिक रसायन, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। आप कानपुर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, जहां पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे क्या होता है, विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक रसायन होते हैं और इनकी जो प्रकृति या स्रोत पर निर्भर करती है कि कितना भारी इसमें हैवी मेटल या रसायन है। ये पदार्थ निम्नलिखित भी हो सकते हैं जैसे कि धूल, कोयला, एसिड, बेस, फिनॉल, साइनाइड, पारा, जिंक, ये सारे जितने भी हैं ये सब क्या है, पानी में मिलकर पानी को दूषित करते हैं। पारा जो होता है वो क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा उद्योगों से जल में आता है। इसके कारण तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जापान के मिनीमाटा
से पारा से प्रदूषित मछली खाने से अनेक लोगों की जान गई, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिनीमाटा डिजीज कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ये डिजीज का नाम मिनीमाटा डिजीज पड़ा था। ठीक है, लेड से क्या होता है, मनुष्य के पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कैडमियम, जिंक, क्रोमियम तथा कॉपर की से जीव जंतुओं के तथा पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, कृषि उद्योग के प्रदूषक, यानी कि जो एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो प्रदूषक है वो क्या है, ऐसे चीज जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो कृषि उद्योग के प्रदूषक यानी एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब कृषि की उपज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, यानी ये सब यानी कि शाकनाशी, यानी कि अवांछित पौधे, यानी कि हम पौधा मतलब कोई भी कृषि के लिए गेहूं चावल कुछ भी उगा रहे हैं और उसके साथ साथ अलग से जो पौधे उग जाते हैं जिसे खरपतवार कहते हैं, ठीक है, या और जो पौधे हैं जिसको हम मारना चाहते हैं, तो उससे हम जब ये छिड़कते हैं शाकनाशी, तो क्या करते हैं, जो अगल बगल वाले पौधे होते हैं उनको मार देते हैं। खरपतवार नाशी भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो पौधे के साथ अन्य पौधे उगते हैं और जो मेन पौधा जो हम उगा रहे हैं उसको जो हम खाना दे रहे हैं, वो मेन पौधा ना खा के जो उसके साथ जो पौधा अलग से उग गया, जिसको हम उगाए नहीं है लेकिन वो अलग से उग गया है और वो क्या कर रहा है, उसे खाने को खाया जा रहा है। इसको इस तरह समझिए, जैसे कि आपको आपकी मम्मी टिफिन देती है कि जाना बेटा घर स्कूल जाना, वहां पे आपको ये टिफिन खाना है, लेकिन आपका एक ऐसा दोस्त है जो टिफिन लेके नहीं आता है और आपके टिफिन वो खाना खाता है। तो मम्मी ने तो आपको 4 रोटी दी कि भैया चलो तुमको 4 रोटी खाना है, तुम्हारा इतना कैपेसिटी है, हम तुमको 4 रोटी दी है। लेकिन वो जो आपका मित्र है वो क्या कर रहा है, वो 4 रोटी में से 3 रोटी वो खा जा रहा है और 1 रोटी आप खा रहे हैं। तो आपको जो एनर्जी चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो आप उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक यही चीज खरपतवार में भी होता है कि जो अगर मान लीजिए हमने गेहूं उगाया है और गेहूं को जो हम उसके लिए खाद छिड़क रहे हैं या फिर जो पानी दे रहे हैं या जो खनिज लवण उसको दे रहे हैं कि हमारे गेहूं का पैदावार ज्यादा हो, लेकिन अलग से जो पौधे उसके अगल बगल उगाए हैं गेहूं के खेत में, वो क्या करते हैं, वो जमीन से पोषक तत्वों को गेहूं के पौधे से ज्यादा खींच लेते हैं। ठीक है, और गेहूं के पौधे को ज्यादा कुछ मिल नहीं पाता, इसलिए फसल सही से उग नहीं पाती है। तो उसको मारने के लिए खरपतवार नाशी यानी वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं। तो हमारे खेतों में या कृषि उद्योग कृषियों में क्या होता है कि कीटनाशी का भी प्रयोग होता है, कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड का भी प्रयोग होता है। ठीक है, आदि का ये प्रयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों तक सतत रूप से पहुंचते रहते हैं। अब क्या होता है कि जितना भी चीज छिड़का जाता है वो पौधों को भी पड़ता है और जमीन में भी जाता है, और जब बारिश होती है तो यही केमिकल पौधों के ऊपर से धुल के, थोड़ा बहुत जो पौधे पर रहता है उससे धुल के जमीन में जो है, उससे क्या होता है, पानी के द्वारा बहता है, तो जमीन में या तो सोख लिया जाता है या अगर ढलान है तो बह के कहाँ जाएगा, नदी तालाबों में जाके मिल जाता है। और वहां पे जो जीव जलीय जंतु हैं वो इस केमिकल से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, पानी प्रदूषित हो जाता है और वहां के जीव जंतुओं के जीवन पे खतरा आ जाता है। अब इसे कहते हैं जिससे जीव पौधों की जीवन को हानि होने की संभावना रहती है। कृषि में उपयोग आने वाले रसायन निम्नलिखित भी हो सकते हैं, जैसे कि अकार्बनिक लवण, जैसे आर्सेनिक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, डीडीटी, ठीक है, आर्गेनेलोक्लोरीन, आर्गनोफॉस्फेट तथा अनेक प्रकार के जैव रसायन बायोकेमिकल्स। डीडीटी जैसे पदार्थ अनिम्नकरणीय यानी नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, यानी डीडीटी डीडीटी जो है उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। वो जैसे प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक को बहुत सालों तक ऐसे मिट्टी में दबा के रख दीजिए तो वो डिग्रेडेबल यानी कि वो अपघटित नहीं होता है, वो और छोटी सी चीजों में नहीं टूटता है। लेकिन आप अगर किसी कोई खाने की सामान है उसको, आप जैसे अमरूद है क्या या फिर रोटी हो गई, आप उसको मिट्टी में फेंक दीजिए तो थोड़े 1-2 हफ्ते बाद देखेंगे कि वो वहां से गायब हो चुका है, उसका नामो निशान मिट चुका है। ठीक है, वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जैसे प्लास्टिक हो गया, ये क्या होता है, मिट्टी में नहीं मिलता, जिसको जैसे छोड़ो वो उसी तरह सालों साल पड़ा रहता है। तो डीडीटी भी इसी तरह होता है, इसको और नीचे तोड़ा नहीं जा सकता, ये हमेशा उसी तरह पड़ा रहता है। तो ये क्या करता है कि खाद्य श्रृंखला में जो पोषक स्तर के साथ साथ इनकी संचित मात्रा भी बढ़ती जाती है। जैसे कि मैंने मान लीजिए डीडीटी छिड़काव कर दिया, वो पानी में चला गया, पानी में रहने वाली मछलियां जो सांस ले रही हैं तो पानी को ही अपने गिल के द्वारा छानती हैं, तो डीडीटी भी उस पानी में मिला हुआ है तो वो मछलियों के शरीर में जा रहा है। फिर उसी मछली को क्या करते हैं, इंसान मान लीजिए खा रहे हैं, तो जो डीडीटी मैंने छिड़का था खेत में, तो उसकी जो मात्रा थी उससे कम मात्रा कहाँ जाएगी,
मछली के पेट में या मछली के अंदर समाहित होगी, और उससे भी कम मात्रा हमारे पास आएगी। लेकिन जब हम बार बार उसी तरह की पानी वाली मछली को खाते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन मात्रा हमारे शरीर में वो बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, हमारे शरीर में दुष्प्रभाव फैलेगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ बताया कि मनुष्य में इसकी मात्रा सबसे अधिक मिलती है, क्योंकि हम लोग जो पोषण स्तर है उसमें सबसे ऊपर पे हैं। ठीक है, तो हम लोगों में इसकी मात्रा सबसे अधिक मिलती है। इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इससे पादप प्लवक की प्रकाश संश्लेषण क्रिया तथा मछलियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल पीने वाले पक्षियों की मृत्यु की भी संभावना रहती है। जंतुओं के तंत्र की हानि होती है। हार्मोन का संतुलन, ठीक है, हमारे हार्मोन का संतुलन भी बिगड़ जाता है, और फिर हमारे अंदर तनाव पैदा हो जाता है, और बॉडी डिसऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, हार्मोन का संतुलन बिगड़ने से। ठीक है, 2,4-D आदि से क्या होते हैं, ये भी एक केमिकल है 2,4-D। इससे क्या होता है, कैंसर तथा शारीरिक विकृतियां हो जाती हैं। इसी तरह का आप देखेंगे भोपाल में क्या हुआ था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने में निकली मिथाइल आइसोसाइनेट, ये बहुत बड़ी त्रासदी पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, जिसका प्रभाव सोचिए ये 1984 में हुआ था, लेकिन अभी भी 2020 चल रहा, अभी तक इसका प्रभाव उस इलाके में है। वहां के रहने वाले जो बच्चे हैं, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं, उनमें शारीरिक विकृतियां होती हैं। ठीक है, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड से क्या है, हजारों लोग मारे गए थे। अब आज तक गैस के कारण जो भयानक बीमारियां मनुष्यों में फैल रही हैं, उनका संतोषजनक उपचार अभी तक संभव ही नहीं हो पाया है, क्योंकि वो क्या है, उनके डीएनए में चला गया है, और हम अभी भी वातावरण में वहां पे व्याप्त है। इससे मनुष्यों के बच्चों की आंख, श्वसन तंत्र, चर्म आदि का संक्रमण होता है। अब पांचवा आता है कैसे जल प्रदूषण होता है, ईंधनों का जल में मिलना। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे बड़े बड़े जो टैंकर होते हैं, बड़े बड़े टैंकर जो शिप पे जाते हैं, ऑयल टैंकर शिप होती हैं जो ओशियन, समुद्र के रास्ते या नदियों के रास्ते जाते हैं, तो जब उनमें लीक हो जाता है या कभी उसमें कुछ खराबी आ जाती है, टूट जाते हैं या डूब जाते हैं, तो उसका जो ऑयल होता है वो पूरे पानी के ऊपर फैल जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि ऑयल क्या होता है, वो हमेशा पानी की सतह पर तैरता रहता है, पानी में मिलता नहीं है। ठीक है, और बाकी सब चीजें जो थी वो पानी में मिल जाती है, लेकिन ऑयल क्या होता है, पानी की सतह पर तैरता रहता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन का लेन देन है पानी का वातावरण से, वो अवरुद्ध हो जाता है पूरी तरीके से, और वहां का जो जलीय जीवन है वो बिना ऑक्सीजन के प्रभावित होने लगता है, और फिर क्या होता है, मर जाता है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि से जलने वाली से जो गैसें निकलती हैं, ये क्या करती हैं, वर्षा के जल में घुलकर नदी तालाबों में आदि में प्रदूषित हो जाती हैं। अब देखिए कैसे ये होता है, ये इस तरह से काम करता है कि आप जो बाइक चला रहे हैं, जो भी स्कूटर चल रहा है, जो भी कार चल रहा है, वो हमेशा धुआं देता है, और जो भी उसमें ईंधन जल रहा है वो उसमें से धुएं के रूप में निकल रहा है। ये धुआं कहाँ जाता है, ये वापस वातावरण में ऊपर जाता है, वायुमंडल में, वहां बादलों में संघनित होता है, पानी के साथ मिल जाता है, और फिर वर्षा की बूंदों के रूप में ऊपर से नीचे बारिश के रूप में आता है। इसी को एसिड रेन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है मान लीजिए, और वहां का जो पोल्यूशन वायुमंडल में गया, और वायुमंडल से वो पोल्यूशन क्या होता है, बादल का रूप ले लिया, बादलों में मिल गया, लेकिन वो बादल दिल्ली में नहीं बरसेगा। ठीक है, क्योंकि जब वायुमंडल में ऊपर जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि जहां पे हमने पोल्यूशन किया ठीक उसके ऊपर वायुमंडल में जाएगी और वही बादल बनेगा और वही पानी बरसेगा, नहीं। बादल का बनना एक प्रोसेस है जो काफी थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो जब वो वायुमंडल में ऊपर की हवा चला तो वो प्रदूषण वहां से हट के दूसरे आसपास के इलाकों में चला गया, और वहां पे जाते जाते वो संघनित होकर बरस गया। तो दिल्ली में जो पोल्यूशन हुआ वो तो वायु प्रदूषण हुआ, लेकिन उस वायु प्रदूषण के कारण जो जल प्रदूषण हो रहा है, जो बारिश आसमान से एसिड रेन के रूप में गिर रही है, वो दिल्ली में नहीं गिरेगी, वो आसपास के बगल वाले इलाकों में गिरेगी। ठीक है, फिर देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ, ये इसमें क्या होता है कि जो अशुद्ध जल को शुद्ध करने में विभिन्न प्रकार के रसायन प्रयोग में लाते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में इससे जल प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो एटॉमिक न्यूक्लियर जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं, जिससे क्या रेडिएशन फैलने का खतरा रहता है। तो इसको क्या करते हैं, इसके लिए भी एक डिस्पोजेबल यूनिट है, जिसको क्या कहते हैं, इसको बस एक अच्छे से कनस्तर में जो एकदम हैवी मेटल का होता है उसके अंदर डाल के, ठीक है, इसको पानी के अंदर, जमीन के अंदर बहुत गहराई तक गाड़ देते हैं, जिससे इसका पोल्यूशन ना फैले। फिर इसमें आता है देखिए जैविक प्रदूषक, ये जैसे कि जीवाणु, शैवाल, कवक,
ये जितने या परजीवी, मृतजीवी आदि जो मिलते हैं, ये जल को प्रदूषित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जल में कोई बॉडी पड़ी हुई है, मरा हुआ कुत्ते का, किसी भी जानवर का पानी में अगर शरीर पड़ा हुआ है तो सड़न पैदा करता है, और फिर ये सब क्या करते हैं, विषाणु जीवाणु इस पे आके जमा हो जाते हैं और इसको जल में ही विघटित कर देते हैं और जल को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। यह प्रदूषण कैसे होता है, वाहित मल, कृषि रसायन या औद्योगिक रसायनों के कारण भी होता है। अब देखिए जैसे गंगा का प्रदूषण हो रहा है, आपको मालूम भी है कि गंगा को साफ करने के लिए कितनी योजनाएं चला जा रही हैं। और फिर आप यमुना देख सकते हैं, यमुना भी कितनी गंदी हो चुकी है। कानपुर में लखनऊ में बहने वाली गोमती नदी भी है, वो भी बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। ठीक है, यमुना का तो पता ही नहीं चलता है कि वो नदी है कि नाला है, वो इतनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि उसमें जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो क्या करती हैं, अपना सीधे सीधे जो कचरा है, अपशिष्ट है, वो सीधे सीधे यमुना नदी में छोड़ देती हैं, जिससे उसके पानी में बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरह से जल प्रदूषण इन इन कारकों से फैलता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कुछ प्रमुख उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित जल, जैसे दुग्धशाला से, ठीक है, कितना गैलन दूध निकलता है, जो मतलब जो दूध को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ खराब दूध होता है वो निकलता है। जो चर्म शोधनशाला, यानी कि जहाँ पे चमड़े को मतलब प्यूरिफाई किया जाता है, जैसे जैकेट बनाना होता है, बैग बनाना होता है, तो जो गाय या भैंस से या किसी भी चीज से हम जो चमड़ा लेते हैं, उस चमड़े को कई बार प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस में उसको धुला जाता है, फिर केमिकल का छिड़काव किया जाता है, फिर उसको बहाया जाता है उस सब पानी को, तो पानी बह के कहाँ जाता है, नदी नालों में मिलता है। शराब के कारखानों से भी होता है, खाद के भी कारखानों से होता है, कागज के भी कारखानों से होता है और कपड़े के भी कारखानों से होता है। अब जल प्रदूषण के मुख्य प्रभाव देख लीजिए। प्रदूषित जल से फसलों की सिंचाई करने पर पौधों में प्रदूषक आ जाते हैं, ठीक है, पौधों द्वारा सोख लिए जाते हैं, जिससे उनके विकास तथा वृद्धि पर कुप्रभाव पड़ता है। खाद्य श्रृंखला, यानी कि जो हमारा फूड चेन है, उसमें जो क्या होता है कि नीचे जो पौधा है वो क्या है, वो प्रोड्यूसर है, वो सूर्य से रोशनी लेकर खाना बना रहा है और बाकी सारे लोग उसी पौधे को खा रहे हैं। और ये क्या होता है, बाकी सारे लोगों में अब पौधा जो अपने अंदर एकत्रित किया है वही चीज तो हमारे अंदर भी आएगी। तो अगर हमने उसको प्रदूषित जल से सिंचाई किया है तो प्रदूषक क्या होता है, पौधे में आ जाते हैं और वही प्रदूषक फिर हम खा लेते हैं। पौधे में जब आया तो पौधा तो खाएंगे ही खाएंगे और उसके द्वारा वो हमारे शरीर में आ जाता है। और क्योंकि हम लोग मनुष्य जो है वो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, तो इसलिए सबसे ज्यादा मैग्नीफाइंग इफेक्ट जो मैंने बताया था, सबसे ज्यादा हम लोग को होता है। इन पदार्थों से पौधों व मनुष्यों के रोगग्रस्त होने की संभावना रहती है। जलीय जीव जंतु को जल प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन की कम मात्रा मिलती है, जिससे उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जल प्रदूषक यदि निलंबित रूप में है तो तालाब की तली में बैठ जाते हैं, जिससे शैवाल आदि का नष्ट होने का खतरा रहता है। पौधों तथा मनुष्यों एवं अन्य जीवों में प्रदूषित जल के सेवन से अनेक रोग होने की संभावना रहती है। जैसे कि आप मान के अगर आप दूषित जल पी लीजिए तो आपको पीलिया हो जाएगा, ठीक है, आपको लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके गुर्दे में दिक्कत हो सकती है, मस्तिष्क रोग हो सकता है, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थों से चर्म रोग होता है, अगर कोई ऐसा जल हमने पी लिया है जो रेडियो एक्टिव जल से मतलब कंटेमिनेटेड हो, रेडियो एक्टिव पदार्थ से कंटेमिनेटेड हो, उससे दूषित हो, तो हमें चर्म रोग, कुष्ठ रोग, तंत्रिका तंत्र पे असर पड़ सकता है, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। प्रदूषित जल से समस्त इको तंत्र, यानी जो हमारा इको सिस्टम है वो प्रभावित होता है, क्योंकि प्रदूषित जल क्या है, हर एक प्राणी को जल की आवश्यकता है, हर एक प्राणी को, जो जीवित प्राणी उसको जल की आवश्यकता है ही, चाहे उसको खाना बनाने में हो, चाहे उसको अपनी प्यास बुझाने में हो, चाहे खुद के नहाने में हो, कपड़ा धुलने में हो, यानी कहीं भी हो, उसको जल की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, जिस कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि जल ही एक ऐसा चीज है जो सभी प्राणी यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जब एक स्तर पे अगर इसमें विषैलापन आ गया तो ये प्राणियों के हर स्तर, पोषण स्तर को प्रभावित करती है। अब जल के शुद्धिकरण के उपाय क्या है? पीने के जल को शुद्ध रूप से जलाशयों में एकत्रित करना चाहिए, ठीक है। जल में नीले थोथे आदि के मिलने से शैवाल नष्ट हो जाते हैं, शैवाल होने पर उनको पृथक करके जल का उपयोग करना चाहिए। जल का क्लोरीनीकरण करना चाहिए, यानी क्लोरीन से उसको क्या करना चाहिए, उसको क्लोरीन से शुद्ध किया जाना चाहिए। जल की गंध एवं स्वाद को दूर करने के लिए सक्रिय चारकोल, ठीक है, से गुजारना चाहिए, ठीक है। एक्टिव चारकोल आजकल अब बहुत चलता है, ठीक है। जल में उपस्थित कोलाइडी कोलाइडी कणों के स्कंदन द्वारा जल को पृथक करना चाहिए।
सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए जल को शुद्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए अनेक प्रकार के फिल्टर उपयोग में लाए जाते हैं। अब जल प्रदूषण रोकने के उपाय क्या है? जो मल मूत्र या कूड़ा करकट के निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए रसायनों का उचित मात्रा में, ये ना हो कि कीटाणु रहित बनाने के लिए ज्यादा रसायन छिड़क दें, संतुलित मात्रा में रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। जो मृत जीव हैं, जो मरे हुए जो जीव जंतु हैं, उनको जल में नहीं बहाना चाहिए। सीवर की व्यवस्था शहरों में, गांवों में भली प्रकार होनी चाहिए। कृषि के लिए न्यूनतम मात्राओं में रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जल का दुरुपयोग होने से रोकना चाहिए और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नागरिकों में जागृति पैदा करना चाहिए। अब जल प्रदूषण रोकने के लिए एक शिक्षक के तौर पर आप नागरिकों में कैसे जागरूकता फैला सकते हैं? आप एक शिक्षक के तौर पर जब प्राइमरी या किसी भी स्कूल पे आप जब पोस्ट होते हैं, तो आप किसी भी नागरिक को, जो हम उसके अंदर जो मेन चीज उसकी क्वालिटी डालते हैं, वो बचपन में जब वो स्कूल में रहता है तभी डालते हैं। तो हमको स्कूल में ही ऐसी एक्टिविटी बच्चों के साथ करनी है कि उनको समझाना है। अलग अलग तरह से आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। आप प्ले के माध्यम से समझा सकते हैं, आप सॉन्ग के माध्यम से समझा सकते हैं, आप कोई अच्छी सी मूवी बना के समझा सकते हैं, या कोई अच्छी सी मूवी जो जल प्रदूषण पे आधारित हो, कार्टून वाली हो, वो दिखा के बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके उनके अभिभावकों को समझा सकते हैं। जागरूकता रैली बच्चों के साथ निकाल के समाज को और बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, जितना बच्चों को इन सब चीजों से इन्वॉल्व करेंगे, समाज को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा जागरूकता फैलेगी। और शिक्षक का म, पहला जो ये कर्म है, वो है समाज को शिक्षित करना। ठीक है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस सोचते हैं कि 9 से 10 की जॉब है या 9 से 4 की जॉब है और हमको बस पढ़ाना है, चले आना। नहीं, हमारा काम है उनको शिक्षित करना, उन्हें जागरूक करना। ऐसी शिक्षा का क्या काम जो आप अपने यूज में, डे टू डे यूज में ना ला सके, बस वो किताबों में रह जाए और आपको खाली अच्छा अंक दिला सके, आप उसको यूज ना कर सके। ठीक है, तो बच्चों के अंदर हमें ऐसी शिक्षा डालनी है जो उन्हें प्रतिभाशाली होने के साथ साथ डे टू डे लाइफ में भी वो उसको अच्छे से यूज कर सके, दूसरों को समझा सके। ठीक है, अब नीचे तालिका दी है, ये विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषकों की तालिका है। ये जो कागज का गत्ता होता है, ये ठोस निलंबित रेशे इसमें प्रदूषक होते हैं। निवारण की विधि इसमें दिया है। नदी में प्रवाह दूषित जल को कुछ दिन रखकर रेशों को नीचे बैठने दे। ठीक है, फॉस्फेटिक खाद क्या है? इसमें फ्लोराइड की अधिकता होती है, इसको क्या करना चाहिए? नदी या भूमि में प्रवाहित कर देना चाहिए। नाइट्रोजनी खाद है जिसमें NH3 की अधिकता होती है, क्षार अधिक होता है और मछली और पौधों के लिए विषैली होती है, इसे भूमि या नदी में प्रवाह करना चाहिए। इस्पात का क्या है? लोहे के कण और राख उच्च अम्लता होती है, इसे नदी में प्रवाहित करना चाहिए। शराब क्या है? इसमें उच्च क्षारकता होती है और रासायनिक यौगिक होती है, इसे भूमि, नदी, नाले में प्रवाहित करना चाहिए। दुग्धशाला क्या होता है? इसमें ग्रीस होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, जैव निम्नीकरण होते हैं और कोलाइडी पदार्थ होते हैं, इसे नाले और सीवर खेतों में प्रवाहित करना चाहिए। धातु लेपन क्या है? ये विषैली धातुएं होती हैं, अम्लता उसमें ज्यादा होती है, क्षारकता ज्यादा होती है। इनका निवारण विधि क्या है? धातुओं का अवक्षेपण, ठीक है, या सीवर में बहाव करना चाहिए। दवा उद्योग क्या है? इसमें क्या होता है कि यौगिक चीज कंपाउंड होते हैं, अम्लता होती है और क्षारकता होती है, इसे उदासीन करके, यानी कि इन सब चीजों को न्यूट्रलाइज करके सीवर में प्रभावित करना चाहिए। तो ये रही आपकी जल प्रदूषकों की लिस्ट। आई होप कि मैंने जल प्रदूषण बहुत अच्छे से यहाँ पे बता दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप एक जल प्रदूषण के ऊपर एक अच्छा सा पोस्टर, खूब अच्छा सा जागरूकता के ऊपर पोस्टर बना के, ठीक है, आप इसको भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने जान पहचान वाले या जितने भी जो ग्रुप है उसमें आप भेज सकते हैं, ताकि लोगों को क्या हो, जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए उसके प्रति उनके अंदर जागरूकता फैले। आप ये घर बैठे बैठे भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।